गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड पार्ट थर्ड पेपर सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है अपना, और इसमें हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जल अवशोषण। उससे पहले हमने विसरण, परासरण, जल के भौतिक रासायनिक गुण, जल का पादपों के लिए महत्व, ये कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। आज हम इसको जल अवशोषण को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो जल है वो मृदा जल जो है वो कई अवस्थाओं में मृदा में पाया जाता है, जिसमें मैंने आपको 4 अवस्थाएं बताई थी। पहला है गुरुत्वीय जल, ठीक है, दूसरा है आर्द्रता जल, तीसरा है रासायनिक बद्ध जल, और नंबर 4 है इसमें केशिका जल, और नंबर 5 जल वाष्प। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी मृदा जल की। और हम सब जानते हैं कि पौधे मृदा से जल अवशोषित करते हैं, और मृदा में जल का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा होती है। तो जब बरसात होती है, बारिश होती है, तो कुछ जल बहकर के नदियों से कहाँ चला जाएगा? समुद्रों में चला जाता है, तालाबों में चला जाता है। तो इस प्रकार का जल कहलाता है रन अवे वाटर। और जो बाकी जल जो मृदा के कणों से रिसकर नीचे बैठ जाता है मृदा में, तो उस जल को हम कहते हैं मृदा जल, जो कि इन 5 अवस्थाओं में मृदा में रहता है। गुरुत्वीय जल वो होता है जो मृदा कणों से रिसकर भूमि में बहुत गहराई तक चला जाता है, जो पौधों के लिए अनुपयोगी होता है, क्योंकि पौधों या पादपों की जड़ें इतनी गहराई तक नहीं जा सकती। तो इसलिए गुरुत्वीय जल इस प्रकार का जल होता है, इसे भौम जल भी कहते हैं। आर्द्रता जल वो होता है जो वृंद्र अवकाशों से बहकर के जो जल निकल गया, उसके बाद जो सरफेस है मृदा कणों की, उन सरफेस पर चारों तरफ अधिशोषित जल, इस तरह से अधिशोषित जल जो है वो कहलाता है आर्द्रता जल। ये पौधों के लिए काम आ भी सकता है और नहीं भी, वैसे काम नहीं आता है। ठीक है, इसे मृदा जल धारिता में ज़रूर हम काउंट करते हैं। रासायनिक बद्ध जल वो होता है जो रासायनिक बंधों द्वारा मृदा कणों से जुड़ा रहता है, ये जल भी पौधों के लिए अनुपयोगी होता है। केशिका जल वो होता है जो मृदा कणों के बीच बीच में उपस्थित अवकाशों में मौजूद रहता है, ये जो जल है ये केशिका जल है। ठीक है, ये पौधों के लिए काम आता है। ठीक है, तो पौधे मृदा से केशिका जल अवशोषित करते हैं। जल वाष्प नीचे भूमि में तापमान की वजह से कुछ जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो वो वहाँ पर वाष्प के रूप में रहता है, उसे हम जल वाष्प कहते हैं। तो जल 5 अवस्थाओं में मृदा में पाया जाता है। इसके बाद मैंने आपको एक शब्दावली बताई थी, 3 शब्द मैंने आपको बताया था कि इनको आप ध्यान रखेंगे। एक तो है होलार्ड, दूसरा है क्रेसार्ड, और तीसरा है इकार्ड। ठीक है, होलार्ड मैंने आपको बताया कि मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल। ठीक है, क्रेसार्ड का मतलब है पौधों या पादपों द्वारा अवशोषित जल की मात्रा। और तीसरा है मृदा में शेष बचा जल। तो मृदा में संपूर्ण जल की मात्रा क्या कहलाती है? संपूर्ण जल की या संयुक्त रूप से मृदा जल को हम क्या कहते हैं? जितनी भी अवस्थाएं हैं मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की संयुक्त रूप से हम क्या कहेंगे? होलार्ड कहेंगे। ठीक है, पौधे जो जल मृदा से अवशोषित कर लेते हैं उस जल की मात्रा को हम क्रेसार्ड कहते हैं, और पीछे जो जल बाकी बचा रह जाता है, जब पौधे अवशोषित कर लेते हैं उसके बाद बचे हुए जल को हम क्या कहते हैं? मृदा में शेष बचे जल को हम कहते हैं इकार्ड। तो ये एग्जाम में 1.5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मृदा जल धारिता की, फील्ड कैपेसिटी।
फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी जो है मृदा जल धारिता, इसे हम मृदा जल धारिता कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? मृदा जल धारिता के बारे में बात करेंगे। देखिए, गुरुत्वीय जल जब रिसकर नीचे जल स्तर में पहुंच जाता है तो उसके बाद मृदा में बचे हुए जल को मृदा की जल धारिता कहते हैं। ठीक है, दोबारा से सुनिए। गुरुत्वीय जल जब रिसकर नीचे भौम स्तर तक पहुंच जाता है उसके बाद मृदा में बचे शेष जल की मात्रा को मृदा जल धारिता कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जल की वह अधिकतम मात्रा जो गुरुत्वीय जल बह जाने के बाद, गुरुत्वीय जल बह जाने के बाद मृदा के इकाई शुष्क भार द्वारा अधिशोषित की जाती है या अधिग्रहित की जाती है। यानी कि गुरुत्वीय जल बहने के बाद जो शेष बचा जल है उसी को हम क्या कहेंगे? मृदा जल धारिता कहते हैं। ठीक है, इसका मान मृदा में उपस्थित, देखिए ध्यान से सुनिए, इसका मान मृदा में उपस्थित केशिका जल और आर्द्रता जल के योग के बराबर होता है। तो मैंने आपको 5 अवस्थाएं बताई थी। तो मृदा जल धारिता में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आर्द्रता जल है उसको मृदा जल धारिता में काउंट करते हैं। तो मृदा जल धारिता क्या हो गया? केशिका जल प्लस आर्द्रता जल, ये हो जाती है केशिका जल प्लस आर्द्रता जल। ठीक है, इन दोनों का योग क्या कहलाता है? मृदा जल धारिता कहलाता है। ठीक है, मृदा जल धारिता की गणना कब की जाती है? मृदा जल धारिता की गणना सिंचाई के 1 या 2 दिनों बाद की जाती है। वर्षा या सिंचाई के 1 या 2 दिनों बाद की जाती है। 1 या 2 दिनों बाद इसलिए करते हैं क्योंकि उन 1 या 2 दिनों में मृदा में जो जल बहकर नीचे चला जाएगा, मतलब गुरुत्वीय जल बहकर के कहाँ चला जाएगा? रिसकर नीचे चला जाता है। ठीक है, मृदा जल धारिता की स्थिति के पश्चात अगर मृदा को अतिरिक्त जल दे दिया जाता है तो ये भी क्या है? क्या जल स्तर बढ़ाता है? नमी की मात्रा बढ़ाता है? नहीं। अगर मृदा जल धारिता है, ठीक है, उसके बाद अगर उस मृदा जल धारिता युक्त मृदा में अतिरिक्त जल हम और डालते हैं या और प्रोवाइड उसको करवाया जाता है तो वो उसकी नमी को बढ़ाता नहीं है। वो क्या करेगा? वो भी रिस करके कहाँ चला जाएगा? गुरुत्वीय जल के साथ ही भौम जल स्तर में चला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो हैं वो आपको याद रखनी है। मृदा को, जो मृदा की जल धारिता है उसको मिट्टी के कणों के आमाप के आधार पर हम माप सकते हैं, या हम यूँ कहें कि मृदा जल धारिता मिट्टी के कणों के आमाप पर निर्भर करती है। तो हम सब जानते हैं मिट्टी के कण अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे बालू रेत भी होती है, दोमट मिट्टी भी होती है, चिकनी मिट्टी भी होती है। तो सबसे ज़्यादा जल धारिता क्षमता किस में पाई जाती है? चिकनी मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद दोमट मिट्टी में पाई जाती है और सबसे कम पाई जाती है बालू मिट्टी में। बालू मिट्टी में इसलिए कम पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर जो गैप होता है कणों के बीच में, यानी रंध्र अवकाश जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जल जल्दी रिस कर नीचे पहुँच जाता है। इसलिए ऐसी मृदा की जल धारिता क्षमता नगण्य या बहुत कम होती है। इसके बाद दोमट मिट्टी जो है, दोमट मिट्टी में छिद्रता इन दोनों के बीच की होती है, यानी कि चिकनी मिट्टी से ज़्यादा होती है परंतु बालू मिट्टी से कम होती है। इस आधार पर हम अगर दोमट मिट्टी की बात करें तो वहाँ पर केशिका अवकाश उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन छोटे होते हैं और छोटे होने की वजह से दोनों जो मिट्टियाँ हैं, चिकनी मिट्टी और बालू मिट्टी, इन दोनों के बीच की मृदा जल धारिता दोमट मिट्टी में पाई जाती है। फिर बात करते हैं चिकनी मिट्टी की। चिकनी मिट्टी में केशिका अवकाश अधिक होते हैं। ठीक है, चिकनी मिट्टी में केशिका अवकाश बहुत ज़्यादा होते हैं जबकि रंध्र अवकाश कम होते हैं। केशिका अवकाश ज़्यादा होते हैं परंतु छिद्रता कम होती है। रंध्र अवकाश भी कह सकते हैं, छिद्रता भी कह सकते हैं। तो छिद्रता बहुत कम होने की वजह से
चिकनी मिट्टी में केशिका अवकाश ज़्यादा होंगे, इसलिए वो जल धारण की क्षमता चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। तो इस आधार पर हम अलग अलग देखें, हम रेतीली मिट्टी जिसे हम बालू मिट्टी के नाम से जानते हैं 5% जलधारिता होती है। इसके बाद हम रेतीली दोमट मिट्टी, इसकी बात करें तो इसके अंदर जल धारण क्षमता पाई जाती है 15 से 20%, 15 से 20%, 15 से 25 भी बता सकते हैं। दोमट मिट्टी में पाई जाती है 25 से 35%, ठीक है, 25 से 35% दोमट मिट्टी में। और चिकनी मिट्टी में ये पाई जाती है 45%, ठीक है। तो ये जलधारिता के आधार पर, मिट्टी के कणों के आधार पर जलधारिता क्षमता है। रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता 5% की होती है, यानी बहुत कम होती है। रेतीली दोमट मिट्टी में ये 15 से 25% होती है। दोमट मिट्टी में ये 25 से 35% होती है, जबकि चिकनी मिट्टी में ये होती है 45%, ठीक है। आगे हम बात करेंगे स्थायी म्लानी प्रतिशत की। देखिए, ये सारे जो टॉपिक हैं ये प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जल अवशोषण, और जल अवशोषण से पहले हमें इन सबको जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। इसे हम कहते हैं स्थायी मलानी प्रतिशत। सबसे पहले हम मलानी के बारे में जानेंगे। मलानी क्या है? देखिए, पत्तियों या पौधों के मुलायम भागों या उत्तकों में जब स्फीति समाप्त हो जाती है तो तब वो कंडीशन आती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मलानी कहते हैं। मलानी में जब स्फीति समाप्त हो जाएगी तो पत्तियां मुरझाकर लटक जाएगी, ठीक है। लिग्निन युक्त जो उत्तक हैं, जैसे लिग्निन है, सुबेरिन है, अगर उत्तकों में ये उपस्थित हैं तो वहाँ पर मलानी के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे उत्तक जिसमें लिग्निन और सुबेरिन उपस्थित हों वहाँ पर मलानी के लक्षण दिखाई नहीं देते, जबकि पत्तियाँ जो कोमल पत्तियाँ हैं, मुलायम पत्तियाँ हैं या कोमल अंग है पौधे के, वहाँ पर जल की कमी होने से मलानी आ जाती है, तो पौधा या पत्तियाँ मुरझाकर लटक जाते हैं, उसी को हम कहते हैं मलानी, ठीक है। मलानी 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स। यानी मलानी कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली है इंसिपिएंट मलानी, यानी प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक मलानी। दूसरी होती है अस्थायी मलानी, टेम्परेरी। नंबर 2 है टेम्पोरेरी विल्टिंग। तीसरी जो आती है वो आती है परमानेंट। तीनों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। प्रारंभिक मलानी, अस्थायी मलानी और स्थायी मलानी, ठीक है। पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक मलानी के बारे में। नंबर 1 है प्रारंभिक मलानी। प्रारंभिक मलानी क्या है? देखिए, प्रारंभिक मलानी में जब स्फीति समाप्त हो जाती है तो स्फीति समाप्ति के प्रारंभिक लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। यानी पौधों में स्फीत अवस्था कम हो रही है, ऐसे लक्षण हमें दिखाई नहीं देंगे। और इस प्रकार की अवस्था कब देखने को मिलती है? ये ज़्यादातर सामान्यतया दोपहर के समय देखने को मिलती है, जिसमें पर्ण मध्योतक कोशिकाएं जल का अधिक मात्रा में क्या करती हैं? ह्रास करती हैं, ठीक है। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में होते हैं रंध्र, ठीक है, पत्तियों में रंध्र होते हैं, तो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से फिर आगे रंध्रों से होते हुए
जल अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, जबकि उस समय जल अवशोषण की दर कम होती है। तो इस प्रकार की जो अवस्था है जिसमें वाष्पोत्सर्जन दर जल अवशोषण की दर से अधिक हो, तो इस प्रकार इसे हम कहते हैं प्रारंभिक मलानी। और ये ज़्यादा समय तक नहीं रहती हैं, ये कुछ समय बाद ही अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि जल में जो मृदा है उसमें जल की कमी नहीं होती है। ठीक है, दोबारा से सुनिए, प्रारंभिक मलानी क्या है? प्रारंभिक मलानी हम उसे कहते हैं जब स्फीति समाप्त होने को शुरू हो जाती है लेकिन हमें उसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा दोपहर के समय होता है जब पर्ण मध्योतक कोशिकाएं अधिक मात्रा में जल का ह्रास वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा करती हैं, जबकि जल अवशोषण की दर कम होती है। परंतु ऐसा नहीं है जल अवशोषण की दर कम है तो मृदा में जल की उपस्थिति कम है, ऐसा नहीं होता है। जल अवशोषण की दर कम होती है परंतु मृदा में जल होता है। तो उसी समय थोड़े समय बाद ही इस तरह की मलानी स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि मृदा में जल की उपस्थिति अभी बनी हुई है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रारंभिक मलानी। अस्थायी मलानी, अस्थायी मलानी भी कुछ ऐसी है। देखिए, ये भी दोपहर के समय, जब दोपहर में तापमान ज़्यादा होता है उस वक्त वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज गति से होती है, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान जल का ह्रास ज़्यादा होता है और जल अवशोषण की क्षमता कैसी होती है? कम होती है। तो मूल रोम क्षेत्र से जल की न्यूनता के कारण कम जल अवशोषण होता है। तो जल अवशोषण की दर तो है कम, वाष्पोत्सर्जन की दर है ज़्यादा, तो इसलिए मलानी आ जाती है। लेकिन आधारी पत्तियां पहले मुरझाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आधार पर पत्तियां हैं वो पहले मुरझाती है, ऊपर जो शिखर पर पत्तियां हैं वो बाद में मुरझाती है, यानी उनमें बाद में मलानी आती है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जो शिखर की, जो शीर्ष की पत्तियां हैं उनमें परासरण दाब अधिक होता है। तो परासरण दाब अधिक होने के कारण और साथ ही साथ कोशिकाओं का आकार छोटा होने के कारण वो लगातार जल अवशोषण करती रहती है, क्योंकि रसारोहण की क्रिया तो चलती रहती है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शीर्ष की पत्तियों में मलानी कब आती है? बाद में आती है। आधारी पत्तियों में मलानी पहले आती है। लेकिन कुछ घंटों बाद ही, जैसे ही शाम होती है तो कुछ घंटों बाद ही वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, तो वापस स्थिति वैसी ही हो जाती है, अर्थात सामान्य स्थिति में पौधा आ जाता है। इस प्रकार की मलानी को हम कहते हैं अस्थायी मलानी। तो अस्थायी मलानी दोपहर के समय होती है जब जल अवशोषण की दर कम, वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा हो। अस्थायी मलानी अधिकतर जो आधार पत्तियां हैं उनमें पहले शुरू होती है, ऊपर शीर्ष की पत्तियों में बाद में शुरू होती है, क्योंकि शीर्ष की पत्तियों की कोशिकाओं में परासरण दाब अधिक होता है, जबकि कोशिकाओं का आकार भी छोटा होता है। इस वजह से जल अवशोषण वो करती रहती हैं। तीसरा आता है इसमें स्थायी मलानी। वायवीय अंगों में जब स्फीति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, यानी स्फीति दाब कैसा हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है, तो स्फीति अगर पूर्ण रूप से कैसी हो जाए? समाप्त हो जाए, तब इस प्रकार की स्थिति आती है। और ऐसी स्थिति में पादप अपना पहले का जो रूप स्वरूप है उसको प्राप्त करने में असमर्थ होता है, यानी कि एक बार मलानी स्थायी आ जाती है तो उसके बाद पादप पूरा मुरझा जाता है और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्थायी मलानी। तो स्थायी मलानी कब आती है? स्थायी मलानी का अगर प्रारंभिक लक्षण हमने देख लिया, स्थायी मलानी का प्रारंभिक लक्षण कब आता है? जब आधारी पत्तियों में मलानी आ जाए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ऊपर शीर्ष की पत्तियों में जब मलानी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि पौधे में स्थायी मलानी के लक्षण शुरू हो गए हैं। तो अगर एक बार स्थायी मलानी के लक्षण शुरू हो जाएं, उसके बाद अगर पौधे को अतिरिक्त जल बाहर से उपलब्ध करवाया भी जाए तो उस जल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्या पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। अगर पहली अवस्था या पहला लक्षण अगर हमने देख लिया कि अगर
हमें पहला लक्षण दिखाई दे गया है स्थायी म्लानी का, और उसी समय हमने बाहर से अतिरिक्त जल पौधे को प्रोवाइड करवा दिया, तो पौधा अपनी जो पुराना स्वभाव है, उसका पुराना जो स्वरूप है, सामान्य जो स्थिति है, उसमें वो वापस आ जाता है। परंतु अगर देरी हो जाती है तो ऐसा नहीं हो पाता और पौधा मुरझाकर खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी अगर हमने प्रारंभिक लक्षण देखने के बाद, स्थायी म्लानी के प्रारंभिक लक्षण देखने के बाद कुछ देरी से, यानी कुछ देर बाद उस पौधे को जल उपलब्ध करवाया, तो फिर वो जल उस पौधे के लिए कोई काम का नहीं होता है। ठीक है, तो मृदा जल की वह प्रतिशत मात्रा जो स्थायी म्लानी के लक्षण प्रकट होने के समय उपस्थित होती है, दोबारा से सुनिए, मृदा जल की वह प्रतिशत मात्रा जो स्थायी म्लानी के लक्षण प्रकट होने के समय उपस्थित होती है, यानी मृदा में जल है, ठीक है, और पौधों या पत्तियों में प्रारंभिक लक्षण शुरू हो चुके हैं म्लानी के, स्थायी म्लानी के, उस समय उस मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा कहलाती है स्थायी म्लानी प्रतिशत। स्थायी म्लानी प्रतिशत को सामान्यतया मृदा का लक्षण ही माना जाता है। तो मृदा जल धारिता और स्थायी म्लानी प्रतिशत के अंतर को हम क्या कहते हैं? जल आपूर्ति क्षमता कहते हैं। ठीक है, देखिए, जलापूर्ति क्षमता क्या है? जलापूर्ति क्षमता है मृदा जल धारिता और मृदा जल धारिता माइनस स्थायी म्लानी प्रतिशत। इन दोनों का जो अंतर है वो कहलाता है मृदा की जलापूर्ति क्षमता। ठीक है, तो ये हो गई है म्लानी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की क्लास कल होगी। थैंक यू।